हाय फ्रेंड्स, अनंत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष दागड़, आप सभी का जीएस टीचर, जीएस एजुकेटर। जैसा कि हमारा आप सभी को पता है 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में यह सीरीज़ लगभग 5000 क्वेश्चनों की है। इस सीरीज़ में पर डे क्वेश्चन होते हैं लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, कभी 35 और 40 के एवरेज के बीच में क्वेश्चन चलते रहते हैं। यह सीरीज़ का पार्ट 2 है। जिस किसी ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरी सीरीज़ का पार्ट 1 देखे। इसका देखने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन का तरीका और नज़रिया पता लग जाएगा और मेरी क्लास का सारा इंट्रोडक्शन पता लग जाएगा, जो कि मैंने पिछली क्लास में दिया हुआ है। और अगर जिन बच्चों को फुल डिटेल में जीएस पढ़नी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें फुल डिटेल में जीएस पढ़नी है, तो मैं आपको उसकी भी क्लास लेकर के आ जाऊंगा फुल डिटेल में जीएस के लिए। आप लोगों का अगर सपोर्ट बना रहा तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें जीएस कंप्लीट होगा। फिजिक्स, जीएस में बोलें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्टों को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात, यह सीरीज़ बिल्कुल रैपिड फायर चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ में आपको सब क्वेश्चनों के अच्छी तरीके से हल करके बताया जाएगा, इतनी फास्ट भी नहीं चलेगी। इन चीज़ों को आपको मैं धीरे धीरे बारी बारी से सबको समझाते हुए चलूँगा, लेकिन इतना भी नहीं समझा पाऊँगा कि जितना मैं थ्योरी क्लास में समझा सकता हूँ, क्योंकि थ्योरी क्लास कुछ अलग रहती है और यह क्लास कुछ अलग रहती है। इसलिए अगर थ्योरी पढ़नी है तो मेरे से आप कांटेक्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें थ्योरी पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। श्री गणेश करते हैं अपने क्वेश्चनों से। आइए, जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाब या तापमान? किसकी इकाई है दोस्तों? जूल किसकी इकाई है? बताइए मुझे, किसकी इकाई है जूल? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है हमारा, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में लेकर घिसकर उन्हें पिघला दिया था? किसने किया था यह एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले रदरफोर्ड, जूल। यहाँ पर जूल नहीं है, ये जूल है। सॉरी, गलती से टाइप हो जाता है क्या कभी कभी। टाइपिंग मास्टर हमारा बड़ा बेहद खतरनाक है, तो वो कभी कभी कर देता है। तो जूल या डेवी या सेल्सियस? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होता है सी, यानी कि डेवी। डेवी इसका करेक्ट आंसर है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई, तापमान, एसआई सिस्टम में तापमान की गई की इकाई है, यहाँ पर की गई नहीं है, की इकाई। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन, डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट? बताइए, डिग्री सेल्सियस में एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होता है ए। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी कि ऐसी कौन सी तरंग है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती? शून्य में संचरण करने का मतलब यही है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि यह कौन सी तरंग है जो निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि निर्वात में नहीं चल सकती। कौन सी तरंग है ऐसी? तो ऐसी तरंग है ध्वनि तरंग, जो कि निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात में नहीं चल सकती कौन सी तरंग? ध्वनि तरंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर, जो प्रकाश की बीम आती है ना, जो ये सूर्य है, सूर्य से जो लाइट आ रही है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में आती है। इन पार्ट्सों को क्या कहते हैं? परमाणु, न्यूट्रॉन, फोटोन या यह सभी?
क्या परमाणु, न्यूट्रॉन, फोटोन ये सभी में आती है, या परमाणु में आती है, या न्यूट्रॉन में आती है, या फोटोन में आती है? बताइए। इसका 5वें का सही आंसर होगा सी। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6। इसका डी ऑप्शन शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो उससे लेकिन कोई इतना लेना देना नहीं है। वैसे भी आपको बता दूं, वहाँ पर 100 सेकंड लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है डी ऑप्शन में? 100 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक पानी में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? एक्चुअली यहाँ पर प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में, पानी नहीं है यहाँ पर, आने में, क्या यहाँ पर? आने में, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? यानी कि सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है, यानी कि सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है। क्या है दोस्तों? सूर्य अलग है और चंद्रमा अलग है। चंद्रमा से जो प्रकाश आता है, चंद्रमा से जो लाइट आ रही है, उसे यहाँ तक आने में कितना समय लगता है? उसे आने में समय लगता है 1 सेकेंड। कितना लगता है? 1 सेकेंड। यानी कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण कौन सा दर्पण यूज होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? बताइए आप सभी, इसका आंसर बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? समतल, उत्तल, अवतल या परावलिक? समतल, उत्तल, अवतल या परावलिक? कौन सा दर्पण काम में लेते हैं बताइए। तो इसके लिए सही आंसर होगा अवतल। क्या आंसर होगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा इसके लिए? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? क्वेश्चन को समझिए आप। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी या लाल? यानी कि अगर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, वायुमंडल बोलें तो जो आप वायुमंडल देखते हैं, अगर ये ना हो, वायुमंडल इसमें ना हो, यानी कि हवा ना हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी हवा है, अगर ये हवाएं ना हो तो अगर हम आकाश में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के अपनी पृथ्वी को देखें, इसे देखें नीचे पृथ्वी को, तो कैसे कलर की दिखाई देगी हमें? यह दिखाई देगी काले कलर की, यानी कि ब्लैक कलर की। किस कलर की दिखाई देगी? ब्लैक कलर की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राहम बेल ने? किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? बताइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने या ग्राहम बेल ने? बताइए दोस्तों, किसने किया था? तो यह इसका आविष्कार किया था दूरबीन का गैलीलियो गैलीली ने। इसका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है इसका पूरा? गैलीलियो गैलीली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। दूरबीन को काय के लिए उपयोग में लाते हैं? दूर की वस्तुओं को पास तक देखा जा सके, यानी कि दूर की कोई वस्तु है उन्हें पास करके देखा जा सके। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से या विद्युत प्रसार से? बताइए, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से या विद्युत प्रसार से? बताइए किससे है, किससे संबंधित है फैराडे का नियम? तो फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत अपघटन से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 11 यानी कि 11। क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु से न्यूट्रॉन रहते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन रहते हैं। क्वेश्चन को समझिए एक बार। परमाणु में न्यूट्रॉन रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं परमाणु में न्यूट्रॉन? नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के बाहर रहते हैं या कक्षक में रहते हैं? नाभिक और कक्षक दोनों में रहते हैं। बताइए, परमाणु में न्यूट्रॉन रहते हैं। माना कि ये अपना एक परमाणु है, परमाणु सही से बना लेते हैं,
माना ये अपना परमाणु है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। ये कहाँ रहते हैं? कक्षा के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं, इसमें भीतर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो अंदर वाला गोला दिख रहा है आपको, ये वाला गोला, इसके अंदर नाभिक में, इसके अंदर नाभिक के भीतर या नाभिक है, नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एडजस्ट रहते हैं, यानी कि दोनों इसी में अंदर फिट रहते हैं। तो इसका सही आंसर होता है ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी नाभिक के भीतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? यानी कि पारद जो थर्मामीटर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट, प्रिस्टल, न्यूटन या गैलीलियो? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था, प्रिस्टले ने किया था या गैलीलियो गैलीली ने किया था? तो इसका सही आंसर होता है बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। किसका? पारद थर्मामीटर का। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? देखिए, मैं मानता हूँ किसी को यह क्वेश्चन पूरे आ रहे होंगे, मानता हूँ, और किसी को बिल्कुल भी नहीं आ रहे हों। अगर जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हों वो यही मान के चले कि हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, और जिनको क्वेश्चन आ रहे हैं वो यह सोचें कि हमारा सब कुछ रिवाइज हो रहा है। और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, एक बार अगर आपने पढ़ के रख लिया, उसे रिवाइज नहीं किया, तो समझो कि आप सब कुछ भूल जाओगे। वो से पढ़ना और न पढ़ना सब कुछ बराबर रहता है। आप कितना भी अच्छी तरीके से पढ़ लो, अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे तो वह सब कुछ दिमाग से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर, या 257 लीटर के बराबर, या 321 लीटर के बराबर? देखिए, बैरल जब हम भारत सरकार किसी अन्य देश से पेट्रोल या कुछ ऐसी द्रवित चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, यानी कि खरीदती है, तो उन्हें बैरल के रूप में लिया जाता है, यानी कि बैरल में नापा जाता है। अभी आप गांव में दूध या पेट्रोल या डीजल जो कुछ भी नापते हैं उसे लीटर में नापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। जब भारत सरकार किसी अन्य देश से इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है, इनपुट करती है इन सब चीज़ों को, तो उन्हें बैरल में लेती है, तो इसके लिए बैरल यूज़ किया जाता है। यानी कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? यह होता है 159 लीटर के बराबर। किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। लिथियम। किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, उस पर आप गौर फरमाइए। पहले तो उस वाले प्रश्न पे आप गौर फरमाइए। मैंने क्या बताया था? ये अपना परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 होते हैं। यही बताया ना मैंने अभी आपको, यही बताया। तो अब इसमें पूछा गया है नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम के, हाइड्रोजन के, या इनमें से कोई नहीं, या हीलियम के? किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होता है ए आंसर इज द करेक्ट, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन बोलता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? यानी कि एक कार्बन है, C612 है, C612 इस प्रकार है। नाभिक में परमाणु क्रमांक यह होता है, परमाणु भार यह होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है और नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। C612 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है आपको? प्रोटॉनों की संख्या बतानी है आपको। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? बताइए, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या
तो इसमें प्रोटॉन होंगे 6। कुल कितने प्रोटॉन होंगे? 6। ये आंसर इज द करेक्ट आंसर। कितने प्रोटॉन होंगे? 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सॉरी, इसका डी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। उसे मैं बता दूं आपको बोल के, वहाँ पर लिखा हुआ है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बम होता है, आपने बम तो देखा होगा, नहीं देखा होगा, ऑनलाइन जा कर के देख लेना, मोबाइल पर डाल देना हाइड्रोजन बम कैसा होता है, आपको मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या नियंत्रण संलयन अभिक्रिया या अनियंत्रण संलयन अभिक्रिया? बताइए, हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है? नियंत्रण संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या नियंत्रण विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया या नियंत्रण संलयन अभिक्रिया किस पर काम करता है? तो इसका सही आंसर होता है डी ऑप्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर काम करता है और परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। संलयन अभिक्रिया यानी कि अनियंत्रण रहती है या नियंत्रण में नहीं रहती, इसलिए परमाणु बम का इतना बड़ा विस्फोट होता है कि एक सिटी, एक स्टेट आराम से वो तबाह कर देगा। बहुत बड़ा विस्फोट होता है हाइड्रोजन बम का। परमाणु बम का भी बहुत बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन परमाणु बम विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करती है और हाइड्रोजन बम संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। कौन सी? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आइए, इसका सही आंसर होता है डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल होता है, उसका पीएच मान क्या होता है? पीएच स्केल होती है ना, एक पीएच स्केल होती है। इस पर 1 से लेकर के, ये पीएच स्केल, सॉरी, माना कि यह पीएच स्केल है, इस पर 1 से लेकर के 14 तक गिनतियाँ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वो सॉरी 14 तक गिनतियाँ होती हैं। तो यह पीएच, उदासीन घोल का पीएच मान पूछा है इसमें, यानी कि उदासीन घोल का 7 से कम रहता है, 7 से अधिक रहता है, या 0 रहता है, या फिर 7 रहता है। बताइए कितना रहता है? तो इसका सही आंसर होता है डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 7 रहता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना रहता है? 7 रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में, यानी कि तेल का हाइड्रोजनीकरण कर दिया गया, उसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक है, उसमें कौन सा उत्प्रेरक बनता है? उसमें कौन सा उत्प्रेरक होता है? तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक होता है? Fe, Ni, MO या PT? तो इसका सही आंसर होता है बी, निकल। कौन सा होता है? Ni, निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा एक स्वच्छतम ईंधन है, यानी कि जिसका प्रदूषण उससे कम हो। इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब है स्वच्छतम ईंधन मतलब उससे प्रदूषण कम हो। देखिए, आप पहले क्वेश्चन को समझा करो, उसकी लैंग्वेज समझा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यानी कि स्वच्छतम ईंधन है, यानी कि उसका साइड इफेक्ट कम हो, यानी कि उसका प्रदूषण कम हो। ऐसा कौन सा ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? इसका ऐसा कौन सा ईंधन है? बताइए। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? तो इसका सही आंसर होता है सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होता है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्राकृतिक गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या प्लेटिनम? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या प्लेटिनम? कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जल जाती है? तो इसका सही आंसर होता है सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है।
जल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पर गौर फरमाइए। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। बताइए, जंग लग जाती है, अगर किसी लोहे की धातु यानी कि लोहे की एक वस्तु पर जंग लग गई है तो उसका भार बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तित हो जाएगा। इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि उसमें जंग का भार भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसका भार बढ़ जाता है। और इस चीज़ को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी थ्योरी क्लास को अटेंड कीजिए, और थ्योरी क्लास में आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ों को बारी बारी से बताया जाएगा। सोने को घोला जा सकता है, सोने को यानी कि गोल्ड को किस में घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड में, या नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड को, वो सोने को घोला जा सकता है, यानी गोल्ड को किस में घोल सकते हैं? किस में डाल दें कि गोल्ड लिक्विड फॉर्म में बन जाए? किस में डाल दिया जाए कि गोल्ड लिक्विड फॉर्म में बन जाए? तो सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाए, या नाइट्रिक एसिड में डाल दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड में डाल दिया जाए, या नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया जाए। तो इसका सही आंसर होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गोल्ड पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। आइए, मीथेन की आकृति होती है। मीथेन की आकृति कैसी होती है? मीथेन की आकृति होती है कोणीय, समतलीय, रेखीय या चतुष्फलकीय। मीथेन की आकृति कैसी होती है? चतुर्थफलकीय, यानी चतुर्थफलकीय या चतुष्फलकीय, बात एक ही होती है। मीथेन की आकृति कैसी होती है दोस्तों? चतुर्थफलकीय। कैसी होती है? चतुर्थफलकीय, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पर गौर फरमाइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब यानी कि बियर, वाइन, जो आप रात को 10 बजे के बाद चलती है, वही शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेरक, संयोजन या विस्थापन। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं, अनाज होता है, जिस किसी से भी वाइन बनती है यानी कि शराब बनती है, सड़े गले पदार्थ या जो कुछ भी होता है, मैं आपको बता दूं, जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसे और अच्छी तरीके से सड़ाया गलाया जाता है। उसके बाद यानी किण्वन होना, यानी कि एक सड़ना और गलना ही होता है। इस पर कुछ एसिड वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे जल्दी जल्दी सड़ जाती है, और इसे किण्वन कर लिया जाता है, जिससे शराब का निर्माण होता है। उसे आप लोग बड़े टेस्टी तरीके से यूज़ करते हो। एथिलीन का IUPAC नाम, एथिलीन का IUPAC नाम। देखिए, IUPAC नाम आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर तो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और इन IUPAC नाम को मैं एक बार आपको एक पूरी वीडियो बना दूंगा IUPAC नाम से, जिससे मैं आपको पूरी तरीके से कंप्लीट समझा दूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। इन चीज़ों में फिर आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। एथिलीन का IUPAC नाम एथीन, एथाइन, प्रोपीन या प्रोपाइन। एथिलीन का IUPAC नाम होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्वेश्चन नंबर 26। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र यानी कवक होते हैं, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट या पादप। फफूंद शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद, शब्दार्थ, कीट या पादप। तो इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फफूंद का। किसका किया जाता है? फफूंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, यानी कि आलू में जो मोज़ेक रोग होता है, आलू में एक रोग होता है मोज़ेक, उस रोग का प्रमुख कारण क्या बनता है? उस रोग का कारण क्या बनता है? बताइए आप, उस रोग का प्रमुख कारण क्या बनता है? आलू में मोज़ेक रोग का कारण क्या बनता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या शैवाल। तो इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर, यानी कि विषाणु, वायरस के कारण आलू में मोज़ेक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। संसार के जो सबसे लंबे पौधे हैं वह किससे संबंधित हैं? टेरिडोफाइट, द्विबीज पत्तियों से, या जिम्नोस्पर्म से, या एक बीज पत्तियों से। बताइए इसका सही आंसर क्या होता है? एक बीज पत्ती, द्विबीज पत्ती, या जिम्नोस्पर्म, या टेरिडोफाइट। क्या है इसका सही आंसर? संसार के सबसे लंबे पौधे यानी कि यूकेलिप्ट, सागौन, ये पौधे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये पौधे आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर। इनको वर्गीकृत किया गया है और इनका वर्गीकरण आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। बायोलॉजी में वर्गीकरण पूरा एक चैप्टर है, उसे आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। उसके बाद पता लगेगा कि कौन से पौधे किस में आते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण यानी कि पौधा जो उगता है ना, पौधा शुरू से जो उग रहा है, भ्रूण, उसका भ्रूण बन रहा है, वो किस में मिलता है? फूल में, बीज में, कली में, या कोई नहीं? किस में मिलता है भ्रूण? तो इसका सही आंसर होता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बीज में। किस में मिलता है भ्रूण? बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन का जो पेड़ होता है उसे क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, या स्तंभ परजीवी, या आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? बताइए आप, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? एक्चुअली पसीना बहुत आ रहा है यहाँ पर। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, या स्तंभ परजीवी, या आंशिक मूल परजीवी। नीचे आंशिक मूल परजीवी लिखा हुआ है, यह सही से नहीं दिख रहा होगा, तो आपको मैं सही से दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, आंशिक मूल परजीवी। तो इसका सही ऑप्शन होता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली सॉरी वो एक्चुअली क्या है कि वो हट गया था सब कुछ। हाँ, तो आंशिक मूल परजीवी, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उससे क्या बाहर निकलता है? बताइए आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या क्लोरीन। देखिए, किसी को यह क्वेश्चनों की सीरीज बहुत फास्ट लग रही होगी। मैं मानता हूँ फास्ट लगना जायज़ है, क्योंकि मैं फास्ट चला रहा हूँ, और फास्ट चलाने का मतलब सिर्फ एक ही है, मेरा एक ही मकसद है। फास्ट चलाने का मकसद है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बेहतरीन ढंग से और फास्ट पढ़ना सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे? आप क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से फास्ट पढ़ना सीख जाओगे, और वही ज़रूरी होता है किसमें? एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में अगर आप फास्ट नहीं पढ़ पाए और अच्छी तरीके से उसे नहीं सोच पाए तो कोई मतलब नहीं है आपके क्वेश्चन करने, थ्योरी पढ़ने और किसी भी चीज़ का, और आपके पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलता। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बाहर निकलता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या क्लोरीन। बताइए। तो इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। जब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर लेती है, उससे ऑक्सीजन बाहर निकालती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों की पत्तियों में चलती रहती है। करनाल वंट एक बीमारी है। करनाल वंट एक बीमारी है। किसकी बीमारी है करनाल वंट? धान की है, मटर की है, राई की है, या गेहूं की है? किसकी है करनाल वंट? तो करनाल वंट जो बीमारी है वह है गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गेहूं की बीमारी है करनाल वंट। किसकी है दोस्तों? गेहूं की बीमारी है करनाल वंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अनुवांशिकता
की इकाई है, यहाँ पर ता है, क्या है, ता। अनुवांशिकता की इकाई है, अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीन या कोई नहीं। या फेनोटाइप नहीं है, फिनोटाइप है। अनुवांशिकता की इकाई है, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन या कोई नहीं। तो अनुवांशिकता की इकाई होती है सी, आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जीन। अनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है, जीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था, हॉफमिस्टर, वोल्टेयर या शूटर या वैगनर। हॉफमिस्टर, वोल्टेयर, शूटर या वैगनर। किसने किया था गुणसूत्र शब्द, किसने प्रदान किया था, तो गुणसूत्र शब्द दिया था वोल्टेयर ने। किसने दिया था दोस्तों, वोल्टेयर ने। किसने दिया था गुणसूत्र शब्द, वोल्टेयर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कैंसर रोगों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि कैंसर का जो रोग होता है, देखिए रोग तो आजकल कहिएगा बहुत घातक होते जा रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ के पीछे मैं इस सब मुझे रोग से ध्यान आया कि मैं आपके लिए क्लास लेकर के आने वाला हूँ स्वास्थ्य क्रांति के नाम से। और यह क्रांति किसको लानी है, हम सभी को लानी है, हमारे परिवार को लानी है। अनंत क्लासेस का जो परिवार है वह इस क्रांति को लेकर के आएगा, क्योंकि बढ़ते हुए हॉस्पिटलों में पेशेंटों की संख्या यह दर्शाती है कि आगे चल के बहुत बड़ी महामारी होने वाली है और लगातार पेशेंटों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। तो अगर आपको क्या होता है कि आपको इन सब चीज़ से परिचित नहीं हो, इसलिए ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर आप परिचित रहोगे तो क्या आप इस बीमारी से, बीमारी होगी आपको, नहीं होगी, आप लड़ पाओगे। अगर आप इस बीमारी से परिचित होगे तो आप लड़ने में भी सक्षम रहोगे बीमारी से। कैंसर रोग का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओकोलॉजी या सीरोलॉजी। कैंसर रोग का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। क्या कहलाता है, ओकोलॉजी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुवांशिकता नियम के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकता नियम किसने दिया था, सबसे पहले अनुवांशिकता नियम किसने दिया था, डार्विन ने, वेलेंस ने या मेंडल ने या लेमार्क ने। किसने दिया था अनुवांशिकता नियम, तो अनुवांशिकता नियम आप सभी को पता है, मेंडल ने दिया था। मेंडल की थ्योरी अनुवांशिकता के ऊपर दी गई है, जिसने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तंत्र का ऊतक की इकाई है, तंत्र का ऊतक की इकाई है एक्सोन, न्यूरॉन, कोशिकाएं या कोई नहीं। तंत्र का ऊतक की इकाई क्या है, तंत्र का ऊतक की इकाई क्या है, बताइए। एक्सोन, न्यूरॉन, कोशिकाएं या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है न्यूरॉन। देखिए जो तंत्रिका तंत्र होती है ना हमारे शरीर के अंदर, तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करती है, मैसेज को भेजना। यानी कि पैर के अंदर अगर एक कोई सुई चुभी या कांटा चुभा या करंट लगा या जल गया तो तुरंत इसका मैसेज दिमाग तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, खोपड़ी तक, यानी कि दिमाग तक पहुंचता है। यह कैसे पहुंचता है, इसके अंदर वायर डले हुए हैं, यानी कि ऐसे गाड़ी के अंदर वायर होता है ना, ऐसे इसके अंदर तंत्र का ऊतक डले हुए हैं, यानी कि तंत्र का तंत्र डले हुए हैं जो इस मैसेज को दिमाग पर पहुंचाते हैं और दिमाग से तुरंत मैसेज का रिप्लाई आता है कि यहाँ पर कुछ चुभा हुआ है उसे हटाओ, यानी कि यहाँ पर कुछ चुभा हुआ है उसे हटाओ। तो यह काम करता है तंत्र का तंत्र और इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है इसकी इकाई, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ल्यूवेनहॉक ने, साल्क ने, वॉटसन एवं क्रिक ने या डाल्टन ने। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ल्यूवेनहॉक ने, साल्क ने, वॉटसन एवं क्रिक ने या डाल्टन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था
वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस आपने देखा हुआ है ना, ऑक्टोपस ऐसा होता है, वो उल्टे 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 ऐसे ऐसे चलता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है एक, संदीपा या शूलचर्मी या हेमिकॉर्डा या मृदुकवचीय। ऑक्टोपस है एक, संदीपा या शूलचर्मी या हेमिकॉर्डा या मृदुकवचीय। क्या है? तो ऑक्टोपस होता है मृदुकवचीय। कैसा होता है? मृदुकवचीय, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि यह मृदुकवचीय होता है, इसके ऊपर जो कवच होता है वह मृदु होता है, यानी मृदुकवचीय होता है। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। मछली सांस लेती है, मछली किससे सांस लेती है? जो फिश होती है वह किससे सांस लेती है? फेफड़ों से, गिल्स से, त्वचा से या सभी से? मछली किससे सांस लेती है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किससे सांस लेती है? गिल्स से। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। तो यह क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, यह सीरीज हमारी यह सीरीज हमारी एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। देखिए यह सीरीज, आपसे मैं वादा करता हूँ, यह सीरीज कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चनों की चलेगी। और जब तक यह क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाते यह सीरीज़ बंद नहीं होने वाली है। चाहे आप देखो या मत देखो, इससे इस सीरीज़ का चलने का कोई औचित्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर आप देखोगे तो आपका फ़ायदा है, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। यह बहुत मेहनत से बनाई जाती है। कुछ ये सब चीज़ें कुछ ऐसे आसानी से डिफाइन नहीं हो जाती, आसानी से तैयार नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि चाहे कहीं से क्वेश्चन उठाओ, हमें क्या है, हमें तो करवाने से मतलब नहीं। यह क्वेश्चन नए ट्रेंड में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनको रखा गया है इसमें। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में पूछे गए हैं या स्टेट लेवल की जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चनों को इसमें रखा जाता है। तो अगर जिन बच्चों को थ्योरी क्लास पढ़नी है हमारी, वह मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके बताएं कि सर हमें थ्योरी पढ़नी है। तो ये आपके लिए थ्योरी क्लास भी लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ा दूंगा। मेरा मानना यह है अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन करने का आनंद ही कुछ अलग है। फिर मेरे साथ तुम क्वेश्चन करो, थ्योरी पढ़ने के बाद मेरे साथ तुम क्वेश्चन करो, उसका आनंद ही कुछ ज़बरदस्त तरीके से, बड़ा आनंद ले लेके पढ़ेंगे फिर अपन। क्या थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करने का आनंद ही कुछ अलग आता है। ज़रा एक बार लेकर के देखना। तो चलिए कल के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट क्लास इसी वक्त आएगी, यानी कि 10 बजे आपके लिए यह क्लास मिल जाएगी, शाम को 10 बजे 10 PM पर। तो हमारी क्लास को लेना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अनंत क्लासेस में आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। ओके, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। कल मिलते हैं।